Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we will discuss टॉपिक नंबर 2। लाइट वाला चैप्टर है जिसमें है मिरर साइन को साइन कन्वेंशंस और प्रॉपर्टीज हैं। कन्वेक्स मिरर में कहता है फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर। ये आपका मिरर है, ये उसके ऊपर इंसिडेंट रेज आ रही हैं, टकराने के बाद वापस आ रही हैं, लेकिन कहता है इसकी जो फोकल पॉइंट है, जो फोकस है, वो ऐसे लगता है बिहाइंड द मिरर है। तो इसमें फोकस वर्चुअल होता है, रियल नहीं होता। रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम इट। ऐसे लगता है ये जो आ रही हैं ये रेज, ये इस मिरर के पीछे से आ रही हैं। तो इसका जो फोकस है वो बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल होता है। उसके बाद कहता है कि जो कनकेव मिरर है, अब ये आपने बहुत अच्छे से इस चैप्टर में समझना है कि मिरर और लेंस की फोकल लेंथ में डिफरेंस होता है। ठीक है, साइन डिफरेंट होते हैं, साइन कन्वेंशन अच्छे से याद रखनी है। मिरर के केस में अगर कनकेव मिरर है, फोकस इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जो फोकस है वो फ्रंट ऑफ द मिरर। अब इसमें कन्वेक्स में बिहाइंड द मिरर था, जबकि कनकेव में इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये टकराई, टकराने के बाद यहाँ आके एक पॉइंट पे मिलेंगी, जहां मिलेंगी रिफ्लेक्टेड एक्चुअली कन्वर्ज करेंगी, उसमें फोकस क्या होगा, रियल होगा। नेक्स्ट है जी, इसमें साइन कन्वेंशन हैं। अब उसने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम पी से ज़ाहिर करते हैं, इमेज डिस्टेंस को क्यू के साथ और फोकल लेंथ को एफ के साथ। कन्वेंशन कनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पी है वो रियल ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि कनकेव मिरर में रियल ऑब्जेक्ट होता है। क्यों होता है रियल? कनकेव में रियल इसलिए होता है क्योंकि उसका फोकस रियल होता है, जबकि कन्वेक्स में उसका फोकस ही वर्चुअल होता है, तो उसमें ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होगा। तो कन्वेक्स में वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और वर्चुअल इमेज बनेगा, तो उस दौरान क्वांटिटी में साइन नेगेटिव रखेंगे। डिस्टेंस क्यू जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी वो भी नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस क्यू वो भी नेगेटिव कन्वेक्स के केस में। कनकेव के केस में फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस क्यू मतलब वो भी रियल होगा, रियल ऑब्जेक्ट है तो फिर उसमें डिस्टेंस पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात ये, अगर रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज बन रहा है तो आप पॉजिटिव साइन रखेंगे, फोकल लेंथ का भी, डिस्टेंस का, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों का। और अगर कन्वेक्स मिरर है तो वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में आप तीनों के साइन नेगेटिव रखेंगे। मिरर फार्मूला कहता है, मिरर फार्मूला अच्छे से याद करिएगा, आपको न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा। 1/f इक्वल मतलब इनवर्स लें फोकल लेंथ का, इक्वल होगा इनवर्स दोनों के साम के, इनवर्स ऑफ इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पी से ज़ाहिर करते हैं और इमेज डिस्टेंस को क्यू। इन दोनों का अगर हम इनवर्स लें, फिर इन दोनों को ऐड करें तो इक्वल आएगा फोकल लेंथ के इनवर्स के। और अगर मैग्निफिकेशन निकालनी है तो मैग्निफिकेशन के लिए इक्वल होता है m इक्वल माइनस क्यू ओवर पी। मैग्निफिकेशन का मतलब है होता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है, तो आप फिर इस तरह से रेशो निकाल लोगे, इमेज को ऊपर रख लोगे इमेज डिस्टेंस को और डिवाइड कर दोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऊपर। अभी तो आपकी बातें ऐसे लग रही होंगी हवा में, करें इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अब उसके बाद है प्रिज्म, डिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट विद एटलीस्ट टू पॉलिश प्लेन सर्फेसिस इंक्लाइंड टू ईच अदर। प्रिज्म एक ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है जिसकी दो पॉलिश प्लेन सर्फेसिस होती हैं। अब इट बैंड्स रिफ्रैक्ट लाइट चेंजेस डायरेक्शन। कहता है सिंपल सी बात ये है कि जब इसमें से लाइट रे जाएगी ना, इंसिडेंट करेगी, तो दूसरी साइड से निकलेगी, जहां आगे टकराई लाइट रे उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, फिर इनसाइड द प्रिज्म वो स्ट्रेट रहेगी, जैसे ही वो बाहर निकलेंगे उसको इमर्जेंट रे बोलेंगे। अब इस दौरान देखो इसकी डायरेक्शन ऐसे जा रही थी लेकिन चेंज हो गई ऊपर की तरफ, जब इमर्जेंट रे है उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, ये रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा हुआ। जितना एंगल चेंज होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। इनसाइड द रे पीई स्ट्राइक्स, इंसिडेंट रे पीई स्ट्राइक्स। अब ये रे का नाम है पीई। कह रहा है कि फेसिस ए बी, फेस ए बी पे आकर टकराएगी और बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहाँ जहाँ आकर टकराएगी ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको नॉर्मल बोलते हैं, और ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इनसाइड द प्रिज्म द रे ट्रेवल ई एफ मेकिंग एंगल आर विद सरफेस बिफोर रीचिंग फेस ए सी एट एफ। फिर कह रहा है एट एंगल आर ये मूव करेगी, रीच करेगी एसी तक, इस फेस तक। फिर जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो द रे एग्जिट एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे जाएगी नॉर्मल से, तो उस दौरान ये इमर्जेंट रे है। इमर्जेंट रे कौन सी? एफ एस एट एंगल ई, और इस दौरान जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ई। एट एफ द रे एग्जिस्ट, बल्कि पढ़ लिया, द इमर्जेंट रे इज डेविएटेड फ्रॉम द ओरिजिनल डायरेक्शन बाय एंगल डी, द एंगल ऑफ डेविएशन। कह रहा है जितना ये ओरिजिनल से दूर जाएगा एंगल उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोमीटर है, लाइट डिस्पर्जन एक्सपेरिमेंट जितने भी हैं, और इसमें ईच कलर ऑफ वाइट लाइट बैंड्स डिफरेंटली इज कॉल्ड डिस्पर्शन। डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब ये रोशनी बिखर जाती है। ऑप्टिकल जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह है, लाइट डिस्पर्शन के लिए जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, उन सब में ये प्रिज्म वाला ही एक्सपेरिमेंट यूज़ किया जा रहा होता है कि लाइट जो डिस्पर्स कर जाती है उसकी रिफ्रैक्शन होने के बाद। उसके बाद है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कह रहे हैं व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे मूव करेगी,
और अगर इसका उल्ट कर दें, रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी। अब कहते हैं एज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स मोर अंटिल इट ट्रेवल्स अलोंग द बाउंड्री। कह रहा है एक वक्त आएगा कि बाउंड्री के अलोंग ट्रेवल करना शुरू करेगी, इस एंगल को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। बियॉन्ड द क्रिटिकल एंगल, फिर एक वक्त आएगा कि वो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बेंड कर जाएगी। नो लाइट पास थ्रू, ऑल द लाइट रिफ्लेक्ट बैक इन द डेंसर मीडियम, कोई लाइट पास नहीं करेगी, ठीक है, तो वो दोबारा से उसी मीडियम में आ रही होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। जब रिफ्लेक्ट बैक होगी डेंसर मीडियम में तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले देखे थे कि ये है रेयर और ये है डेंसर मीडियम। जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो जो इमर्जेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे मूव करेगी। फिर उसने कहा एक वक्त आएगा कि क्या होगा, ये अब नॉर्मल से अवे मूव करते 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 बाउंड्री पे आ जाएगी, ठीक है, ये देखें 90 डिग्री एंगल बना रही बाउंड्री पे, ये इस एंगल को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, ये 90 डिग्री होगा। फिर एक वक्त आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो उस दौरान क्या होगा कि वो बाहर रिफ्लेक्शन नहीं होगी, वो दोबारा से उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। The reflection of a light ray back into the same denser medium when passing from denser to rarer medium such that angle of incidence exceeds the critical angle। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है कि जब लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक कर जाए सेम मीडियम के अंदर, सेम डेंसर मीडियम के अंदर, जब वो पास करी फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इस तरह से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर हो जाए क्रिटिकल एंगल से। देखो ना यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है एंगल क्रिटिकल एंगल से, सी क्रिटिकल एंगल को जाहिर कर रहा है, जहाँ ये क्रिटिकल एंगल है वहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्रिटिकल एंगल दोनों बराबर है, जबकि रिफ्रैक्शन में ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉलर होता है क्रिटिकल एंगल से। अब क्रिटिकल एंगल क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का होगा। दोबारा देखते हैं इस डायग्राम में, देखें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रिफ्रैक्शन एंगल कितना है 90 डिग्री, इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। कह रहा है एज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज, जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो एंगल रिफ्रैक्शन का एंगल भी इंक्रीज हो जाएगा। एट क्रिटिकल एंगल सी रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल्स अलोंग द बाउंड्री 90 डिग्री पे, बियॉन्ड सी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन अकर, जैसे ही 90 डिग्री से गया आगे, बाउंड्री से आगे गया तो क्या हो जाएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब कंडीशंस क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, लाइट हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। डेंसर मीडियम ये कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, रेयर मीडियम की जिसकी डेंसिटी कम है, n1 ग्रेटर होना चाहिए n2 से, और दूसरी कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। डेरिवेशन इसकी देखते हैं जी, स्टार्टिंग फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा था कि अगर हम उसका ले लें डिफरेंस ले लें, साइन ले लें, स्नेल्स लॉ इक्वल होता है साइन आई ओवर साइन आर। मैंने कहा था कि दोनों n1 ओवर n2 के भी होते हैं, तो अब मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा n1 साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल n2 साइन आर। कह रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट, जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री, तो साइन की वैल्यू 90 पुट कर दें। जैसे ही 90 पुट की, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो जहाँ साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वहाँ क्या पुट कर दिया 90, तो 90 से साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा n2, तो n1 साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल आ जाएगा n2 क्रॉस 1। अब उसने कहा कि जो क्रिटिकल एंगल है वो सी होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ सिर्फ क्या रह जाएगा साइन आई की जगह क्या, आई की जगह क्या लिख सकता हूँ क्रिटिकल एंगल, तो साइन ले लूंगा क्रिटिकल एंगल का इक्वल आ जाएगा, या n2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ n2 आएगा, ये n1 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो n2 ओवर n1 आ जाएगा। यहाँ क्या रह जाएगा सिर्फ क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल इक्वल ये साइन मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ओवर n2 ओवर n1। अब वो कह रहा है इफ सेकंड मीडियम इज एयर, अगर सेकंड मीडियम भी एयर ही है, दोनों से मीडियम ही एयर एयर में ही जा रहा है, तो उस दौरान n2 किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन सी जो है वो 1 ओवर n होगा, तो n इक्वल 1 ओवर साइन सी, मतलब क्रिटिकल एंगल का इनवर्स अगर लेने के तो दिस ओनली वर्क्स व्हेन n1 ग्रेटर होगा n2 से, लाइट मस्ट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ये सिर्फ उस वक्त होगा जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, अगर ऐसा नहीं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही नहीं होगी। कंडीशन है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, डेंसर से रेयर मीडियम में जाए, रेयर टू डेंसर मीडियम होगा फिर नहीं ऐसा होगा, ठीक है, डेंसर से रेयर मीडियम में जाते हुए लाइट मूव करती है, बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करते करते एक वक्त ऐसा आता है, यही दोबारा डायग्राम देखते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि वो बाउंड्री पे चला जाता है रिफ्रैक्टेड रे, तब रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पे, एक वक्त ऐसा आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने की वजह से
वो रिफ्रैक्शन नहीं होती, वो दोबारा से उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये जो जिस एंगल पे ऐसा हो रहा होता है कि उसके बाद ऐसा होना है कि रिफ्रैक्शन नहीं होगी, उस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अभी हमने क्रिटिकल एंगल की डेरिवेशन देखी। सो ये आपके चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिहाज से। उसके बाद ये कुछ डाटा टेबल है जिसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, इसमें आपको स्पीड ऑफ लाइट दी गई है और साथ साथ क्रिटिकल एंगल दिए गए हैं कि वैक्यूम में इतना होता है, एयर का क्रिटिकल एंगल इतना, आइस का इतना, वाटर का इतना, प्रेसपेक्स का इतना, ग्लास ग्राउंड है तो उसका 41.2 है, फ्लिंट है तो 37 है, डायमंड है तो 24.4 है। इसमें वाटर का जब आप वन याद करेंगे 48.8 होता है क्रिटिकल एंगल। हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ये बात याद रखनी है कि टेबल पढ़ लिया, क्या समझ आया इस टेबल को पढ़ने के बाद? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसका मतलब है उसका क्रिटिकल एंगल कम है। क्रिटिकल एंगल कम है तो इसका मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अचीव करना ज्यादा आसान है। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आखिर पढ़ ही क्यों रहे हैं, इसका क्या फायदा है? टू टू ऑब्जर्व how light refracts through rectangular, semicircular and prism shaped perspex blocks। कह रहा है अगर तो रेक्टेंगुलर है तो लेजर लाइट से आप उसको रेक्टेंगुलर शेप जो है ऑब्जेक्ट मौजूद है उसमें ट्रांसपेरेंट होगा ना, तो लेजर लाइट से उसको आप यहाँ से लेजर लाइट जाएगी, फिर उसके बाद ये इस तरह से मर्जस हो जाएगी। ठीक है, अब ये सारे एक्सपेरिमेंट अगर आप करके देखेंगे, सेमी सर्कुलर शेप अगर डी शेप सा है तो यहाँ से करेंगे इंसिडेंट रेज आएगी तो ये इस तरह से साइडों से निकल रहा होगा, प्रिज्म में करेंगे तो यहाँ इस तरह से मर्जेंट हो रही होगी। कह रहा है ये सारा एक्सपेरिमेंटल वर्क आप करके देख सकते हैं इसको। Diamond have a very refractive index, very high refractive index 2.42, giving them very small critical angle of 24.4। Diamond का refractive index वेरी हाई होता है जिसकी वजह से क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है। जब लाइट डायमंड में जाती है तो इंटरनल फेज एंगल मच ग्रेटर देन 24.4, कॉजिंग मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड। तो इसीलिए हीरा ज्यादा चमकता है ना, क्योंकि उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज्यादा होती है, क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल कम होता है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। तो लाइट बाउंस बैक होती बहुत दफा बिफोर एक्साइटिंग टू द टॉप टेबल फेस, उसके निकलने से पहले क्रिएटिंग द स्पेक्टेकुलर स्पार्कल। तो आपको वो चमक धमक हीरे की नजर आ रही होती है। द कट ऑफ डायमंड इज केयरफुली डिजाइन टू मैक्सिमाइज इट्स इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या इस तरह से उसको तराशा जाता है कि ताकि उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। पानी के अंदर आप अगर पानी का ग्लास के अंदर पेंसिल खड़ी कर दें तो इस तरह लगता है वो बेंट है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कंपेयर करें, कह रहे हैं द पेंसिल अपीयर्स बेंट बिकॉज लाइट स्लोज डाउन व्हेन इट एंटर्स वाटर फ्रॉम एयर। जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। सिंस लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड इन टू मीडिया, दोनों मीडियम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करती है। इट रिफ्रैक्ट्स बेंड्स एट द बाउंड्री पे बेंड करेगी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कैसे निकलेगा? 1.33। मीनिंग इसका ये है कि लाइट ट्रेवल एट 1/1.33, मतलब 75% ऑफ स्पीड इन एयर इनसाइड वाटर। 75% जो स्पीड उसकी एयर में होगी ना, उतनी उसकी वाटर में 75% होगी। दिस बेंडिंग ऑफ द एट द वाटर एयर वाटर इंटरफेस मेक्स द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द पेंसिल अपीयर डिस्प्लेस फ्रॉम वेयर इट इज रियली इज। कह रहा है ये जो डिफरेंस है ये इसकी बेंडिंग को जाहिर करेगा, डिस्प्लेस जैसे वो थोड़ी सी बेंड हुई है, टेढ़ी है। एक क्लासिक इल्यूजन है रिफ्रैक्शन का। सो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर लेस देन होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। पानी में स्पीड लाइट की कम होती है जबकि एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। तो इस वजह से हमें जो पेंसिल है वो पानी में बेंट नजर आती है, जबकि हम थोड़ा हिस्सा बाहर है थोड़ा पानी में, तो वहां जहां दोनों मिल रहे होंगे वहां हमें ऐसा लगेगा कि ये बेंट है। नेक्स्ट है जी आपके पास क्विक समरी देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन है बेंडिंग ऑफ लाइट एट बाउंड्री, के बाउंड्री पे लाइट बेंड कर रही है। और क्रिटिकल एंगल का मतलब है कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये मतलब है जब लाइट जो है डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि रिफ्लेक्शन नहीं होगी, वो दोबारा से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी डेंसर मीडियम में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है टू मीडिया के दरमियान स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशियो, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा था, n1 साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा n2 साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये फार्मूला भी हमने अभी पढ़ा कि साइन अगर एक क्रिटिकल एंगल तक वो इक्वल होता है n2/n1। अगर n फिर हमने ये भी पढ़ा कि n इक्वल होता है 1 ओवर साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। और अभी हमने मिरर फार्मूला भी पढ़ा कि अगर हम फोकल लेंथ का इन्वर्स लें वो इक्वल होगा इमेज डिस्टेंस के और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के दोनों के इन्वर्स के सामने। और ये हम अभी पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर कि ऑप्टिकल फाइबर्स में इंटरनेट केबल्स हैं, एंडोस्कोप इन मेडिसिन में, पेरिस्कोप यूजिंग प्रिज्म और डायमंड स्पार्कल,
मिराजेस इन डेजर्ट्स। मिराजेस आपको बता दूं, सड़क पे आप जा रहे होते हो तो ऐसे लगता है दूर से जैसे पानी हो, लेकिन वो पानी नहीं होता। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जब स्पीड ऑफ लाइट, जब लाइट मूव करती है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम जब मूव करती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से रिफ्लेक्शन हो रही होती है, ठीक है, दोबारा से डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो जिस वजह से आपको ऐसे फील होता है कि पानी हो लेकिन वहां पर पानी मौजूद नहीं होता। तो इसको बोलते हैं मिराजेस इन डेजर्ट्स। अब डेजर्ट्स में वहां पानी की तरह लगता है कुछ, लेकिन एक्चुअली मौजूद नहीं होता। तो ये रोजमर्रा की जिंदगी में आप ये सारी चीजें देख रहे होते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।